अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुहैल रशीद आपसे मुखातिब। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल और आज हम दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आज आपके सामने एक तफसील से चीज़ रखते हैं जो हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि केस जितना भी बड़ा हो लेकिन उसमें अगर तफ्तीश ठीक से ना हुई हो, शवाहिद अच्छे से जमा ना किए गए हों, तो क्रिमिनल केस में आप किसी को सज़ा नहीं दिलवा सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तक आप ठीक से नहीं लगा सकते। ऐसे ही वाक़यात जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस बनता है, बड़ी उसके साथ चीज़ें जुड़ती हैं और बाद में हमें जब पता चलता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं था और फिर लोग कहते हैं जी कि देखिए अदालतों ने क्या किया। ऐसे ही आप को हमने कल सरसरी आगाह किया था कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान हैं, उनकी साहबजादी से मुतल्लिक बाकायदा एक पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे हमने एहतजाज भी देखे जी कि वो इंसाफ नहीं हो रहा और बड़ा जनाब साबितशुदा केस है और उनको उनके ऊपर एक हादसे का इल्ज़ाम था, उसमें उनको मुलज़मा बनाया गया था। जुल्करनैन इकबाल साहब कितने साल, तकरीबन साल दो से ये केस चल रहा था, ठीक है, शानज़े मलिक साहिबा का, उनको बरी कर दिया गया था कल। और आज तफसीली जो फैसला आया है उसके कुछ निकात आपके सामने रखेंगे और फिर इसको हम बाकी जो केसेस हैं आप अमूमी उसकी तरफ आपको बताएंगे कि असल में होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के फैसले दे चुकी है। 5 लोगों के कत्ल के केस में गुज़श्ता दिनों में आपको बताया था कि एक बंदे को बरी किया गया। ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए आप, फैसले में ये कहा गया है कि 3 साल कबल हादसा हुआ था ये, और इसमें वकूआ के रोज़ मतलब 23 सितंबर 2022 के 3 माह 15 दिन बाद शिकायत कुनिंदा ने शिकायत दायर की। पहले आप ये देखिए 3 माह बाद जाके शिकायत दायर होती है। तो इससे आपके में थोड़ा सा उसमें भी आपके नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब लोग कहते हैं ना कि लेट एफआईआर, वो पहला बुनियाद होती है किसी की भी बरियत के लिए। काफ़ी चीज़ होती है उसमें, पहला शक पैदा हो जाता है कि शायद ये सोच समझ के किसी को इल्ज़ाम लगाया गया है, कहानी बनाई गई है। फिर कहा गया जी बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं, डेड बॉडी का सिर्फ बैरूनी जायजा लिया गया, बाकायदा पोस्टमार्टम नहीं किया गया। और ये दलील भी दी जा सकती है कि हर हादसे में बाकायदा पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। देखें चीज़ क्या होती है, एक होता है एक्सीडेंट और फिर उसमें अलाइज किया जाता है जी कि शायद किसी ने जानबूझ के मारा, किसी के पास लाइसेंस नहीं था या क्या कंडीशन थी, ये सारी चीज़ें उसमें साथ अलाइज की जाती हैं। तो अब अदालत इन चीज़ों का बारी बारी जायजा ले रही है। फिर ये कहा गया जी कि इस केस में बैरूनी पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल अफसर ने लिखा कि इस बॉडी का बाकायदा पोस्टमार्टम जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब वो भी मौजूद नहीं तो हम कैसे सजा दें जी। अच्छा, फिर ये कहा जाता है जी कि जाए वक़ुआ से खून के शवाहिद हासिल नहीं किए गए जिन्हें गाड़ी से मैच किया जाता कि इसी गाड़ी की टक्कर से ये हादसा हुआ, और गाड़ी 2 महीने पुलिस के पास रही मगर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत मतलूबा रिपोर्ट भी हासिल नहीं की जा सकी और पुलिस की जानिब से नहीं बताया गया इस फैसले में कश्मीर हाईवे पर हद रफ्तार क्या थी और कितनी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग थी। ये सारी चीज़ें लिख कर अदालत ने कहा जी कि हम उन्हें बरी करते हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब, क्या कमेंट है आपका इस पर? तो देखें, तफ्तीश नाकिस है, कुछ और फैक्टर भी साथ हैं, वो भी देखते हैं। अब गाड़ी पुलिस के पास थी, प्रोसिक्यूशन के पास थी, एविडेंस किसने कलेक्ट करना था? मुद्दई ने तो करना नहीं होता, डेफिनेटली। ठीक है। और अभी ये कल की बात है, 2 बंदे बरी हुए हैं कत्ल के, किस पे हुए? नाकिस तफ्तीश पे। अब अगर फर्ज करें हम ये कहते हैं जी जज की बेटी है जी, दूसरे जज ने बरी कर दिया, ये भी एक आर्गूमेंट है ना कि जी उसने, लोग तो यही कहेंगे, लोग यही कहेंगे कि जी वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो एक कचहरी का जज कैसे उसकी बेटी को सजा दे सकता है, एक ये भी दलील आती है। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, जैसे हम नहीं रिपोर्ट करते कि कल भी 15 साल के बाद एक बंदा जेल से निकला है, ऑर्डर दिया, अभी ऑर्डर पहुंचेगा 3-4 दिन और लग जाएंगे उसको, हो सकता है पहले रोजे के करीब जाके वो घर जाए 15 साल के बाद। अब मुझे एक बात बताएं, लाजमी है क्या कि हर बंदा, अगर ट्रायल कोर्ट नीचे से डाउट के ऊपर बंदा छोड़ रही है तो ठीक कर रही है ना, लाजमी है कि आपने हर बंदे को 15 साल 20 साल 25 साल जेल में रखा के बाद में कहना ओ हो जी तो केस ही नहीं बनता है तो बरी हो गया? असल में मतलब पुलिस ने ये, एक अपनी तरह की डेटरेंस क्रिएट की हुई है पाकिस्तान में आम लोगों के लिए कि जी हम तुम्हें फंसा सकते हैं, हाँ फंसा देंगे दोनों केस तो फिर भुगता रही तारीखा। ऐसे ही है, सजा को आप हेल्ड तो कराना ही नहीं होता ना, बंदा फंसाना होता है बंदा कि उसके फंसाना उसमें मुश्किल में डालने, हम्म। वो एक प्रोसेस से गुजरे, वो मेरे ह्यूमिलेट हो, मेरा उसका एक, मकसद ये होता है, ठीक है। मेरा बचपन का एक दोस्त है, उसके बहनोई को, उसके बहनोई का मर्डर हुआ, ठीक है, घर में। अब उस वक्त घर में सिर्फ उसकी वाइफ यानी मेरे दोस्त की जो हमारी जो बहन है वो थी और उनकी एक छोटी बच्ची थी। अब टोटल इन 2 के अलावा कोई और गवाह था नहीं। ये लोग जब थाने गए, इन्होंने
डेड बॉडी हॉस्पिटल से ली और FIR के लिए गए। पुलिस उन्हें कही जा रही है कि जनाब आप दो भाई भी बीच में पड़ गए कि इसमें जी गवाही डालेंगे, ये औरत की गवाही है, ये तो होनी नहीं, सजाई नहीं होनी, बच्ची ने कौन पूछ रहा है। अच्छा, जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब ने एक सुहेल साहब 4 साल की बच्चे की गवाही के ऊपर फांसी दी हुई है एक बंदे को। उन्होंने कहा कि जनाब 4 साल का बच्चा है जिसके सामने उसका बाप कत्ल हो रहा है, उसकी माँ कत्ल हो रही है, वो क्यों झूठ बोलेगा? वो कैसे 4 साल का बच्चा साजिश नहीं कर सकता कि इसने मारा है कि उसने नहीं मारा? उससे ज्यादा मासूम होने का कोई नहीं हो सकता, कैसे उसकी गवाही को हालांकि disbelieve खोसा करेंगे? साहब तो सजाए मौत को उम्र कैद में बदलते रहते हाँ जी, उन्होंने कहा उसको डिसबिलीव कैसे करें, हमें ये ग्राउंड देते हैं कि 4 साल के बच्चा वो मासूम है, ना उसको झूठ बोलने का पता, ना उसको किसी और चीज़ का पता, वो क्यों कहेगा जी मेरे बाबू को गलत बंदे ने मारा है। तो इसलिए वो उन्होंने पुलिस लेकिन कहती है जी नहीं, आप दोनों बीच में आए। उसने मुझे फ़ोन किया, कहते यार वो पुलिस वाले कह रहे हैं जी आप भी गवाह बने, तो तुम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हो तो मुझे बताओ मैं बन जाऊँ गवाह इसमें। तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो आपने नहीं बनना, और दूसरा वो हमारी जो भाभी है उसकी बेगम वो वकील है। मैंने कहा एक तो उनसे भी पूछ लो, मेरे हिसाब से ना बनो। वजह ये है कि आप गवाही दोगे हलफ पे, अदालत के अंदर जब जाओगे। पहले तो ये बताएं आप अल्लाह को हाजिर नाते जान के कहेंगे मैं सच बोलूंगा, साथ ही आप झूठ शुरू कर देंगे मैं मौके पे मौजूद था, जबकि आप थे ही नहीं। कहता हाँ यार ये तो बात है। दूसरा मैंने कहा जब आप मौके पे नहीं थे ना, आपके दिल में चोर होगा एक, जितने मर्जी पक्के मुंह से आप अदालत में खड़े हो जाए, जब वकील बाल की खाल उतारना शुरू करेगा ना, आपके मुंह से निकल जाएगा कुछ और, आपके भाई के मुंह से कुछ जी, निकल जाएगा। और अगर आपका यहाँ केस पे सच्चा आके- भी हुआ तो आप यहाँ केस हार पे जाओगे। आके आप लोग हार जाओगे जब गवाहों के बयान में तजाद आ जाएगा ना, अदालत ने कहना नहीं ये तो हाँ, ये एविडेंस क्रिएट किया गया है, यस, ये एविडेंस है नहीं, मनगढ़ंत है, बनाया गया है। वो बंदा ये अगर फैसले में जज ये लिख दे कि जनाब 3 में से 2 गवाह मौके पे मौजूद नहीं थे, और आप झूठी गवाही दे रहे हैं कि मैं वहां था, और आप अगर भी अंदर दूसरी जाएंगे। साइड आपके खिलाफ एविडेंस ले आए कि आप एग्जैक्टली उस टाइम ये सीसीटीवी कैमरा है और आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े थे, आप वहां थे ही नहीं, यस, ठीक है, या हादसे की सीसीटीवी वो आप वहां पर ना हो, वो वो सिंपल साबित कर दें। सिंपल वो दूसरा वकील वहां से अदालत से कुरान उठा के जिस पे हाथ रख के को तुम वहां मौके पे खड़े थे, मुल्जिम को तो पता नहीं है नहीं था, जी जी मुल्जिम कहे जी मैंने तो बचाने ही ना ले, तो पहले अंदर कराओ ना, जी जी, आप कुरान पे हाथ तो रख के वो झूठ आप बोलेंगे कि केस मैं खराब कर वो देते हैं। केस खराब होता है बेसिकली। फिर जब आपको कोई पुलिस वाला आके कहता है जी कि वो तो उनके पर्चा दियो, इन्होंने सारे बड़े बड़े जड़े नामजद कर दिए, वो आपका मुखलिस नहीं होता, वो आपका केस खराब करने आया इसके होता ऊपर है। एक आपको नाज़रीन मिसाल देता हूँ। सुहेल साहब तकरीबन 24 साल के बाद एक बंदा बरी किया, आसिफ सईद खोसा साहब ने। उनकी बरीतों में कह लें कि जो लाइमलाइट में वो सबसे पहला केस था, जो आपको याद होगा समा पे बड़ा आपने हाईलाइट भी किया था। वो नाज़रीन हुआ ये था कि फैमिली के अंदर एक नाराज़गी थी, ऐसे होता होता ना कि उनके घर आना जाना नहीं, लेकिन फौतगी होती तो कहते हैं यार चलो जैसा भी है जी मुँह देखने चले जाओ, कंधा देने चले जाओ। वो बंदा उस चक्कर में फैमिली में डेथ पे गया हुआ था। वो उनकी कहीं होगी तलकलामी, जब तलकलामी वहाँ पे झगड़ा हुआ और इसी दौरान वो लड़ाई झगड़े में गोली चली और उसने कत्ल हो गया। अब कत्ल हुआ तो उसके बाद ये गवाहियाँ आना शुरू हुई, जब हर बंदा रिश्तेदार आके कह जी मेरी मेरा भी ना पाओ जी, मेरा भी ना पाओ जी, हम भी गवाही देंगे जनाब उसने बड़ा जुल्म किया हाँ, जी, बड़ा ये किया, वो तगड़ा कर रहे हैं हम केस। अच्छा, अब वो हुआ ये कि हर बंदे ने खड़पैंच बन के अपनी हमदर्दी जताने के लिए नाम डाल दिए। आज जब कटहरे में आके इस गवाहियाँ शुरू हुई, थे सारे मौके पे मौजूद, कोई कह रहे एक गोली चली, कोई कह रहा 2 चली, कोई कह रहा 4 चली, कोई कह रही हथे लगी, कोई कह रहा हथे लगी, कोई कह रहा हथे लगी। केस खराब हो और गया। मेरे सामने जी हिंज करके कटी, वो कहते हैं जी हिंज करके कड़ी क्लैशन को चल दी ये पिस्टल होंगे। अब इन सारे गवाहों ने उन सारे जो नाम रिश्तेदार खड़पैंच बन के बीच में आए थे, हमदर्द बन के आए थे, उन्होंने केस खराब कर दिया। जनरली मारा हुआ बंदा वो अब उसका कोई वाली वारस नहीं रहा प्रैक्टिकली, उसकी लाश को इंसाफ नहीं मिला। दूसरे बंदे का आपने केस खराब करके डाउटफुल करा के 22 साल वो जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर निकला कि ये तो डाउटफुल केस था, आपने एविडेंस सारा क्रिएट किए। अब यहाँ तो चलें 24 साल बाद 22 साल बाद वो बंदा बरी हो गया, अगर ये काम ट्रायल कोर्ट जिम्मेदारी से करे वो वहीं से छोड़ देगी, फिर आप कहेंगे जी जज ने पैसे लेके बंदा छोड़ देता। बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है पुलिस का इसमें रोल होता है। बहरहाल जुल्करनैन इकबाल साहब, बड़ा हमने डिटेल से इसलिए डिस्कस किया कि चीज़ें आप देखने वाले जो हमारे हैं, हम सियासी चीज़ें सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, और जब इस तरह को केस आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको, चूँकि हर बंदे की ज़िंदगी से जुड़े हुए वाक़यात होते हैं, तो थोड़ा बहुत जहन में फ़ायदा भी हो हम सबका। अच्छा, अगली जी बड़ी अहम खबर है कि एहसन बोन साहब फाइनली
मेंबर बन गए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अख्तर हुसैन साहब की जगह अख्तर हुसैन साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, और इस्तीफ़ा इसलिए दिया था कि जजेस को जिस तरह अपॉइंट किया जा रहा है उससे वो कहते हैं कि मैं इत्तेफाक नहीं करता, कि अब एग्जेक्टिव उसमें अथॉरिटी रखती है और जजेस बैठ के मुंह देख रहे होते हैं। उनको पता होता है कि हमारे बनाए रूल्स के मुताबिक फलां बंदा क्वालिफाई नहीं करता, इसको जज नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत आके वोट की बुनियाद पर उसको जज बना जाती है, या किसी जज को वो बनाना चाह रहे होते हैं और उसको फिर यार हुकूमत सुहेल साहब लाती ही मुझे एक नहीं। बात बताएं, प्लीज एक बात बता दें, कितनी नॉमिनेशंस हैं जो जज बने हैं जिसमें अख्तर हुसैन साहब ने वोट नहीं दिया? ये तो उनका मौकफ बताया ना मैंने, हिस्ट्री तो कुछ और बताती है, और मैंने तो उनके इस वक्त के इस्तीफे को भी मैं इंडोर्स Doubtful है। नहीं करता जी, ठीक है। उन्होंने राह दिया है, ये रास्ता ऐसे ही दिया जैसे है। पीका के खिलाफ पीएफयू एहतजाज वो बैठे होते और अपने मौकफ की बुनियाद पर परसों वो कमीशन में वोट देते, वो हाँ। बैठे होते अपने मौकफ की बुनियाद पर, जब वो सीनियरिटी कहते हैं ना जस्टिस लोगर साहब की, उनके ऊपर उनका एतराज है, तो जी, जी। एतराज वोट की सूरत में देते ना। यार इस्तीफा देके कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे ही है। इस्तीफा देके आप चाह रहे हैं कि आप जी ठीक है अपना बंदा बना लें, और वो आपको वो ज्यादा सख्त स्टांस ले सकता है। जी जी मैं आप वो बैठते अपना रोल प्ले करते, रोल प्ले करने के बजाय चले जाना, ये तो कोई बात नहीं है। आप एक इख्तलाफी आवाज है ना, आप इख्तलाफी आप आवाज जिन बैठे ट्रांसफर वहां पे जिन चीजों पे में कह रहे हैं कि जी रूल्स के मुताबिक नहीं हुआ या रूल्स नहीं बने या क्राइटेरिया के लिए रूल्स नहीं बनाए गए जजेस एलिवेशन के लिए, तो ठीक है नहीं बनाए गए, आप अगेंस्ट वोट दें। आप एक तरफ कह रहे थे एग्जेक्टिव वोट बनाई जा रहा है जज, आप एग्जेक्टिव के बंदे को वोट भी नहीं जा रहे, एग्जैक्टली ये तो मतलब ये खैर तो हो ना रहा है। हुई ना। अच्छा जुल्करनैन साहब, बात ये है कि इस्लामाबाद में आज एक बड़ी गहमा गहमी है। ये सामने ही एक होटल है, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब समेत मुख्तलिफ जो अपोजिशन रहनुमा हैं वो जमा हैं, और अपोजिशन एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और उनकी कम अज़ कम कोशिश यही है कि अभी वो एक रमज़ान से पहले टेस्टर लगा लें, रमज़ान में अफ्तार वगैरह एक दूसरे के घर होंगे, और ईद के बाद वो तहरीक को अनाउंस करने की पोजीशन में हूँ। इस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब के इमरान खान के साथ जो भी मामला चल रहे हैं उसको सेटल कराने की कोशिश की जाएगी। काफ़ी विचोले बीच में बन चुके हैं जो इन दोनों के दरमियान एक वर्केबल सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, ताकि मौलाना भी साथ आए और फिर बाकायदा तहरीक को अनाउंस किया जाए। ये उसके सिलसिले में आज पहला एक प्रोग्राम था जो कि इस्लामाबाद के होटल में रखा गया है, और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद अचकज़ई समेत सारों ने बहुत तकरीरें की, गिले शिकवे भी हुए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि उमर अयूब साहब के जो दादा थे, ठीक है, जनरल अयूब साहब, तो उन्होंने बड़ा मेरे वालिद को 14 साल के लिए जेल में डाल दिया था, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि उमर अयूब साहब अब जमहूरियत की तरफ आए। उमर अयूब साहब ने भी कहा है वहाँ पे जी कि गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है, तो जनरल अयूब साहब से भी हुई होंगी, वो भी गलतियों से मुआवरा नहीं थे। इस तरह की चीज़ें बड़ी एक दूसरे से वो लेके चल रहे हैं। लेकिन एक बंदा तो मानता ही नहीं है, एक बंदा कहता है जी अयूब का पोता आके जमहूरियत के साथ खड़ा हो गया, कह रहा ज़िया का बेटा आके जमहूरियत के साथ खड़ा हो गया। याद है वो सब देखें, वो तो जो हर मामले में कहते थे मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप, देखें माई बाप माई बाप। अब जो है ना, ये अब वो इस्लामी बात हो जाएगी। ये तो खुतबा हज्जतुल विदा में है कि किसी बाप को बेटे के लिए, बेटे को बाप के लिए आप वो नहीं कर सकते। वो अपने अपने नज़रियात अलग हो सकते हैं, ख्यालात अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ है कि जितने भी ये डिक्टेटर्स रहे हैं उनकी औलादों को मेरे और आपके मुकाबले में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान की इशराफिया में, ठीक है। उनके लिए ज़्यादा आसानी रही लॉन्च होने में। मैं और आप तो सारी ज़िंदगी नहीं हो सकते, ठीक है, सीधी सी बात है, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते, ठीक है। तो उनको ज़्यादा बेहतर मौके मिल जाते हैं, ठीक है, ये तो उनको फ़ायदे हैं। लेकिन वो अगर आके फिर भी कंडेम कर दें तो हमें कबूल है भाई कि चलें आगे से आप जमहूरी, हाँ, कम से कम वो अपने बाप दादा को गलत तो कह रहे हैं ना, हाँ, ठीक है, आगे से आप जमहूरी बन जाएं तो हमें भाई ठीक है, आगे चल सकते हैं, ठीक है। इस वक्त उमर अयूब साहब जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन वहाँ पे ये गिले शिकवों के साथ मतलब ना मकसद ये है कि वो एक दूसरे की कदूरतें निकाल के साथ चल रहे हैं। वहाँ पे कुछ साफियों ने भी, आसमा शराजी साहिबा ने, एजाज सैयद साहब ने, सदीक जान साहब ने, अमीर अब्बास साहब ने, सारों ने जनाब स्टेज शेयर किया। ये एक नया वहाँ पे देखा गया, उनके भी गिले शिकवे हुए। आसमा शराजी साहिबा ने कहा जी कि कुछ लोग आपकी सफ़ों में जो है वो सियासी कारकुन के ज़्यादा रूप रखते हैं, वो हमारे खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको भी रोका जाना चाहिए, ठीक है। असतूर साहब ने बड़ी वहाँ पे अपने मखसूस अंदाज में स्पीच की। इसी तरह की काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें हैं। तो एक पहला मैं समझता हूँ कि एक जॉइंट फोरम था जिस पे वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और खुल के बातें हुई हैं, ताकि आपस में जो जो सारे मसाइल हैं वो छोड़ के तो एक काज के लिए इकट्ठा हुआ जा सके। मेरी पिक इसमें से यह है कि आज के प्रोग्राम का मकसद ये था। आपका इस पर क्या कमेंट है? देखिए, जो
सब लोग मिल के अपोजिशन एक इत्तेहाद बना रही है। मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली तो इत्तेहाद बन चुका है, अब सिर्फ जुजियात तय हो रही हैं जिसके लिए सारा माहौल गरमाया जा रहा है कि जिन्होंने इकट्ठे होना था वो तो हो गए अपोजिशन में से, जिन्होंने नहीं आना था शायद वो ना आया हो, लेकिन जिन्होंने आना था वो सारे आ चुके हैं। अब चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि जुजियात ये तय हो रही हैं सुहेल साहब इसमें कि सरबराही कौन करेगा। अच्छा, सरबराही कौन करेगा के बाद गारंटियाँ कौन देगा कि भाई जी सारे ऐड करेंगे कि जी फिरेंगे नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सर ये माहौल बन रहा है और स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं कि हमने किस मौके पे कौन सा कार्ड खेलना है। देखिए, एहतजाज या धरना या लॉन्ग मार्च ये हमेशा सबसे आखिरी ऑप्शन होता है। आप 4 चीज़ें करते हैं, कहते हैं ना ये करो वरना हम ये करेंगे, ये करो वरना हम ये करेंगे। अगर आप आखिरी गल पहले कर दोगे तुसी। देखें, ये 26 नवंबर के जो सारा मामला हुआ था उसके बाद इमरान खान ने डायरेक्शन दी थी अपने पार्टी रहनुमाओं को कि आप अपोजिशन की सारी जमातों के साथ रब्ता करें और एक आप मुश्तरका और मुतफिका अलायंस बनाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि हमें दोबारा अकेले नहीं जमने जाना। ठीक है, उसमें ये मेरा ख्याल है पहले उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिया था इमरान खान ने। ये आप बड़ी अहम चीज़ याद रखिएगा, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिया था कि उनको एक्टिवेट करें, और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी हुए हैं और अच्छे खासे हुए हैं मुतहर्रिक, और आज ये पहला प्रोग्राम हो गया है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे काज यही है, रीज़न यही है कि ईद के बाद वो गवर्नमेंट के लिए एक नया चैलेंज कम अज़ कम, यानी कि जो बाहर का मौसम होगा वो गवर्नमेंट के लिए उसको गर्म करने जा रहे हैं, गर्म करने जा रहे हैं। रमज़ान के दौरान हल्की फुल्की वो लगी रहेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना, और आज बैरिस्टर गौहर की टोन बड़ी जो है ना अप थी, उन्हें लग रहा था कि जैसे शायद ना कोई सपोर्ट मिल गई है कि यार चले कोई सर कोई खड़ा दे है ना, बेचारे शरीफ आदमी है। एक प्रोग्राम के बाद आपको एक बात बताऊंगा, चले फिर प्रोग्राम खत्म कर दें। और नहीं बताई जा सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बात बताने वाली हुई तो आपको भी नहीं, वो नहीं है बताने वाली, आप भी नहीं बताएंगे, चले, मुझे पता है। अल्लाह हाफिज़।